जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ सबल 30 के डेली डोज संख्या 267 में जुड़ रहे हैं। आज दिनांक है 15 जून और 15 जून से संबंधित हम करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके साथ उपस्थित हैं। हमने पिछले डेली डोज संख्या 266 में एक प्रश्न आपसे पूछा था, पौधों को पकने में कौन सा हार्मोन पौधे का मुख्य रूप से उपयोगी होता है। उत्तर है एथिलीन। आपने दो नाम सुना होगा, एक एथिलीन और एक एसिटिलीन। दोनों के फॉर्मूले कभी कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान देंगे कि एसिटिलीन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 2। यानी एसिटिलीन का फॉर्मूला हो गया C2H2 और एथिलीन का फॉर्मूला हो गया C2H4। यानी एथिलीन में डबल बॉन्ड है और एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड है। साथ ही साथ कभी कभी एसिटिलीन का IUPAC नेम भी पूछ देता है। तो एसिटिलीन का IUPAC नेम हुआ इथाइन। क्या हुआ? इथाइन। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की तरफ, और हमारा आज का पहला प्रश्न है, सोइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतनलाल को 2020 का कौन सा सम्मान मिला है? उत्तर है वर्ल्ड फूड अवार्ड। ध्यान देंगे आप कि जैसे ही डॉक्टर रतनलाल का नाम आपके सामने आया होगा, आपको याद होगा कि हमने डेली डोज संख्या 265 में क्वेश्चन नंबर 10 में इसकी विस्तृत चर्चा करी थी, और डॉक्टर रतनलाल से संबंधित एक एक फैक्ट्स हमने वहां आपको बताया। तो बिना टाइम खराब किए आप वहां से उसे देख लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 14 जून, यानी कल के दिन विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। और एक बात ध्यान देंगे कि विश्व रक्तदान दिवस की जगह पे आप इसे विश्व रक्तदाता दिवस कर लेंगे। विश्व रक्तदाता दिवस कल था। ठीक है, अब जैसे ही बात आती है विश्व रक्तदाता दिवस की, ठीक, तो एक वर्ड आपके दिमाग में क्लिक करता होगा कि इसे अरेंज कौन करता है, या फिर इसको मनाने की शुरुआत किसने कराई। ध्यान देंगे, आपने एक वर्ड सुना होगा WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2004 में विश्व रक्तदाता दिवस की शुरुआत करी। ठीक है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित रक्त की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा जो रक्तदाता हैं उसके प्रति आभार प्रकट करना था। ठीक, अब जैसे ही बात आती है WHO की, तो मैंने WHO की चर्चा आपके साथ बहुत बार करी है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। WHO में कुल सदस्य देश कितने हैं? 194, और आपको याद होगा कि 2 संबंध देश भी हैं। ठीक, तो अगर संबंध देश की संख्या पूछे तो 2, और अगर सदस्य देश की संख्या पूछे तो 194। अब आपको याद होगा कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, और वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो आपको याद होगा कि इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रियेसस, ठीक, इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं, जो कि किसकी जगह पे बने हैं? तो मार्गरेट चैन जो हैं उन्हीं का स्थान इन्होंने लिया है। इसके उपनिदेशक हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसकी एक उपनिदेशक सौम्या स्वामीनाथन इंडिया से हैं, तो हो सकता है ये हमारे करंट का प्रश्न बन जाए। और दूसरे जो हैं वो जेन एलिसन उप महानिदेशक अमेरिका के हैं, तो आप सौम्या स्वामीनाथन का नाम अवश्य याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? उत्तर है बेल्जियम। ध्यान देंगे, अगर एशियाई बात करता तो वहां पर जाता, लेकिन जब बात पूरे विश्व की करेगा तो वैसी स्थिति में बेल्जियम होगा। ठीक है, अब एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि जैसे ही एक वर्ड आता है फीफा, तो फीफा का फुल फॉर्म क्या हुआ? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 1904 में। कहां पर स्थापना हुई थी? तो पेरिस एक शहर है किसका? फ्रांस का, वहीं हुआ था। लेकिन अगर हेडक्वार्टर पूछ दे तो क्या होगा? ज्यूरिख। कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। तो इन दोनों को आप अलग अलग ध्यान रखेंगे। इसका सिद्धांत क्या था फीफा बनाने का? तो इसका सिद्धांत था फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। क्या था? फॉर द गेम
फॉर द वर्ल्ड। इसके वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो टोटल 211 है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो जैसे ही अभी हम बात कर रहे थे फीफा रैंकिंग की, जिसमें हमने देखा कि जो बेल्जियम है वह 2018 में उप विजेता रहा था, उसके बाद 2019 में भी और 2020 में भी दोनों बार लगातार शीर्ष स्थान पर यानी रैंक 1 पर रहा है। तो रैंक 1 पर अगर बेल्जियम रहा है तो रैंक 2 पर कौन रहा है? तो रैंक 2 पर रहा है फ्रांस, और रैंक 3 पर कौन रहा है? ब्राजील। और अपना देश भारत कहाँ रहा है? तो अपना देश भारत 108वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और इससे पहले अपना देश भारत 97वें स्थान पे था, तो इसका स्थान में गिरावट आई है 11 स्थान की। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। किसने महिलाओं के लिए स्त्री STREE कार्यक्रम शुरू किया? उत्तर है हैदराबाद पुलिस। अब जैसे ही बात हैदराबाद पुलिस की आती है तो आपके दिमाग में हैदराबाद आएगा, और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो तेलंगाना की। आपको जैसा कि पता होगा कि आंध्र प्रदेश से कट करके एक नया राज्य बना हैदराबाद। ठीक, और हैदराबाद की राजधानी अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद है और तेलंगाना की भी, लेकिन आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कहाँ है? अमरावती। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि जो तेलंगाना है वो 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाता है, और तेलंगाना के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? चंद्रशेखर राव, और वहां के गवर्नर कौन है? तिमिलिसाई सौंदरराजन। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि जब स्त्री कार्यक्रम हैदराबाद पुलिस ने शुरू किया तो उसका थीम क्या है स्त्री कार्यक्रम का? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जो हैदराबाद पुलिस है वो हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिल करके जो औरतों पर घरेलू हिंसा हुआ, दुर्व्यवहार की शिकार हुई, या फिर कहीं ऑफिस में उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक, या उनको डोमिनेट करके रखा जाता है, तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, ठीक, और उनके जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट हैं उसको ऊपर लाने के लिए, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए हैदराबाद पुलिस ने स्त्री नामक कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। लेकिन एक बात और भी है कि कभी कभी हमसे एग्जाम्स में स्त्री का फुल फॉर्म पूछ देगा, तो ध्यान देंगे स्त्री का फुल फॉर्म होगा सी ट्रायम्फ थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, सी ट्रायम्फ्स थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर है ओडिशा। अब बात आती है ओडिशा की और ISO सर्टिफिकेट की, तो पहले हम इस ISO सर्टिफिकेट के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। ठीक, और यह छात्रावासों के साथ इसका रिलेशन कैसा है। ध्यान देंगे कि ओडिशा के जो जनजातीय छात्र हैं, ठीक, यानी जो SC ST के छात्र हैं, उनके छात्रावासों के लिए, ठीक, SC ST जो छात्रावास हैं उनके लिए जो राज्य कल्याण विभाग है वो इन छात्रावासों के लिए जो इनके बुनियादी ढांचे हो गए, या फिर इनमें जो फैसिलिटीज हो गई, या फिर जो मानव संसाधन के लिए उपयुक्त मानक सामान हुए, ठीक, इन सबको पूरा करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना के तहत, ठीक, मिशन सुविधा परियोजना के तहत ओडिशा राज्य सरकार ने छात्रावासों को ISO सर्टिफिकेट प्रदान करने का पहल किया है। ठीक है, अब बात आती है मिशन सुविधा की, क्योंकि यह भी प्रश्न आ सकता है कि मिशन सुविधा किससे संबंधित है। तो मिशन सुविधा किस राज्य ने शुरू की है? तो मिशन सुविधा किसने शुरू की है? ओडिशा ने। और कब की थी? तो दिसंबर 2019 में। किसके लिए की थी? तो जो ST SC छात्रावास हैं उसको सुरक्षित भवन, कार्यात्मक शौचालय, सुरक्षित पेयजल, उचित रसोई और भोजन, बचाव सुरक्षा, छात्रों के स्वास्थ्य और स्वच्छता और भोजन जैसी बुनियादी गुणवत्ता में सुधार के लिए यह मिशन सुविधा ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा लाया गया। अब ओडिशा गवर्नमेंट में वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और वहां के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। एक बात और भी आप ध्यान देंगे, और बहुत फेमस क्वेश्चन, कि भारत ने अपना लॉन्चिंग पैड, जो स्पेस लॉन्चिंग पैड है, वो ओडिशा में ही शिफ्ट किया। तो वो कहाँ पे है? तो आपने नाम सुना होगा व्हीलर द्वीप का, वहीं पर बनाया गया। ठीक है, अब ओडिशा के जो व्हीलर द्वीप हैं उसका नाम बदल करके
एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। तो ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि ओडिशा के व्हीलर द्वीप का नाम अब परिवर्तित करके क्या कर दिया गया। उत्तर होगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। हम बढ़ते हैं अपने आज के 7वें प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के सबसे गहरे भाग तक पहुंचने वाली अमेरिकी महिला के नाम क्या हैं। उत्तर है कैथी सुलेवान। यह वन लाइनर प्रश्न है और आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। उत्तर है उत्तर प्रदेश। अब बाल श्रमिक विद्या योजना का उद्देश्य क्या है। तो जो बाल श्रमिक हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लड़कों को, जो बाल श्रमिक लड़के हैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह और जो लड़कियां उनको 1,200 रुपये प्रति माह दे करके उनको शिक्षित बनाने का कार्य करने का निश्चय लिया। एक बात और भी इसमें ध्यान देंगे आप कि जो क्लास 8, 9 और 10th के स्टूडेंट होंगे, जैसे ही वो क्लास 8 पास करेंगे उन्हें 6,000 रुपये बोनस मिलेगा अतिरिक्त सहयोग के तौर पे। जैसे ही क्लास 9 पास करेंगे फिर 6,000 मिलेगा और जैसे ही क्लास 10th पास करेंगे फिर उनको 6,000 रुपये का सहयोग मिलेगा। अब जैसे ही बात आती है बाल श्रम की, तो बाल श्रम से संबंधित एक बात मैंने पहले भी चर्चा किया था, बाल श्रम निषेध का। बाल श्रम निषेध का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है। एक बात और भी आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले बाल श्रम यानी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। तो यह कब मनाया गया? 12 जून को यानी आज से 2-3 दिन पहले। ठीक है, अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ज्यूरिख में। कहाँ स्थित है? ज्यूरिख में। अभी हमने प्रश्न संख्या 3 में इसकी चर्चा भी करी थी और वहां हमने इसका मुख्यालय आपको बताया भी था। अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन है? उत्तर है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैंने NHAI के ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन डेलीडो संख्या 266 के प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है और जिस तरह के डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपके साथ साझा करते हैं वो डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक वीडियो में देना संभव नहीं है, जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो या तो एक्सप्लेनेशन को शॉर्ट करना पड़ जाएगा या फिर आप हमारा सहयोग करते हुए पीछे जो हम आपको नंबर बता देते हैं वहाँ जा करके सर्च करके वो डिटेल एक्सप्लेनेशन आप नोट कर लिया करें या फिर रिवाइज भी करते रहें। बढ़ते हैं अपने आज के 11वें प्रश्न की तरफ। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है? उत्तर है वर्ल्ड बैंक। एक बात यहाँ पे आप ध्यान और भी देंगे कि यह जो है वो संयुक्त राष्ट्र के तहत जारी किया जाता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के तहत ही वर्ल्ड बैंक होगा और वर्ल्ड बैंक अगर ऑप्शन में रहा तो आंसर वर्ल्ड बैंक होगा और अगर ऑप्शन में संयुक्त राष्ट्र रहा तो आंसर संयुक्त राष्ट्र भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो आपने सुना होगा WESP यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, अब बात जैसे ही आई थी संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, और यानी कि न्यूयॉर्क कहाँ पड़ेगा? USA। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और हमने एक टर्म आपके साथ और भी यूज किया था, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक में वर्तमान में टोटल सदस्य देश कितने हैं? 189। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। कहाँ पर है? USA में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1945 में ही। ठीक है, और इसके वर्तमान में CEO कौन है? अंशुला कांत। याद रखेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अंशुला कांत। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। कौन है प्रेसिडेंट? डेविड मालपास। बढ़ते हैं अपने आज के 12वें प्रश्न की तरफ। लॉकडाउन लाइजनस पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है शोभा डे। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे और हो सकता है प्रश्न और उनके लेखक के नाम में ये आपसे पूछा जा सके। अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। वेस्ट टू ईस्ट सबसे लंबा NH कौन है? उत्तर है NH27 यानी नेशनल हाईवे 27। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ।
तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? उत्तर है देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित था? उत्तर है अडयार। अब बात आती है थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो सबसे पहले हुई थी 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, किसने करा था? तो मैडम हेलिना ब्लावत्स्की जो रसिया की हैं और कर्नल हेनरी स्टील ऑलकट जो अमेरिका के हैं, इन दोनों ने मिलकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में करी। इसके बाद ध्यान देंगे कि 1879 यानी 1879 में इसका जो प्रधान कार्यालय है न्यूयॉर्क से शिफ्ट कर दिया गया मुंबई। ठीक है, और फिर आने वाले समय में इसका जो अस्थाई कार्यालय है अडयार को बनाया गया, जो कहाँ है? चेन्नई। ठीक है, तो चेन्नई के अडयार को इसका अस्थाई कार्यालय बना दिया गया, जो इस प्रश्न का उत्तर है। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो मूलजी थेकरसे का नाम पहले भारतीय सदस्य के तौर पे आता है। अब एक और भी बात आप ध्यान देंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? अक्सर प्रश्न आता है और हम एनी बेसेंट ऑप्शन ट्रिक करके निकल जाते हैं, और वो सही जवाब भी है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में एनी बेसेंट होता ही नहीं है, तो उस स्थिति में हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो ध्यान देंगे कि इसके अध्यक्ष जो सबसे पहले थे वो कर्नल ऑलकॉट थे। कौन थे? कर्नल ऑलकॉट थे। ठीक, जो कहाँ के थे? अमेरिका के। और इसके बाद फिर बनी एनी बेसेंट, और इसके बाद कौन बने? श्री एंड्रिक्स। कौन बने? श्री एंड्रिक्स। और इसी तरह से सोन ये प्रोसेस जारी रहा। ठीक है, हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। एल्बर्ट विवाद का संबंध किस वायसराय से है? उत्तर है लॉर्ड रिपन। अब लॉर्ड रिपन के बारे में हमने आपसे डेली डोज संख्या 266 में विस्तृत चर्चा करी थी। तो डेली डोज 266 के स्टार्टिंग में ही हमने लॉर्ड रिपन के बारे में चर्चा की थी, जहां अस्थायी स्वशासन से संबंधित बातें भी आई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। विश्व रक्तदान दिवस 2020 का मुख्य विषय क्या है? विश्व रक्तदान दिवस की जगह पे आप विश्व रक्तदाता दिवस कर लेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका थीम था सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। क्या था? सुरक्षित रक्त बचाए जीवन, और थीम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? उत्तर है कॉल लैंडस्टीनर। कौन? कॉल लैंडस्टीनर। अब ये कॉल लैंडस्टीनर कौन है? तो ब्लड में जो आप RH फैक्टर देखते हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो डिवाइड किए गए हैं, तो इसको देने का कार्य किसने किया था? कॉल लैंडस्टीनर ने किया था। इसी वजह से इन्हीं के जन्म दिवस पर या जयंती दिवस पर विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है कि ब्लड का लैटिन नेम क्या है? तो ब्लड का लैटिन नेम है हीमिया। क्या है? हीमिया। बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। कार्ल लैंडस्टीनर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? उत्तर है 1930, और उनको इसी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था, क्योंकि 1930 से पहले ब्लड जो एक दूसरे को देने की प्रक्रिया थी उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं थी, ब्लड ग्रुप के हिसाब से इतना स्पेसिफिकली डिवाइडेड नहीं था, जिसकी वजह से कि ब्लड कभी कभी एक दूसरे को उल्टा चढ़ जाने की वजह से उनकी मौत भी हो जाया करती थी। और फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने ही बताया कि ब्लड में ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH फैक्टर भी होता है, जो किसी का पॉजिटिव और किसी का नेगेटिव होता है, और अगर यह उल्टा हो गया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगले प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना प्रभावित मरीजों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? उत्तर है चौथे स्थान पर। ध्यान देंगे, हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था जिसका चर्चा हमने शुरुआत में ही कर रखा है, और फिर आज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, वायुमंडल में ताप वृद्धि का मुख्य कारक गैस कौन है? आपको अगर ये प्रश्न नहीं भी पता है तो इसको एज इट इज गूगल कीजिए, वहां से सर्च कीजिए, और इसके बाद
आप जरूर लिखें इसके जवाब को, क्योंकि जब आप जवाब लिखेंगे तो आपको यह लंबे समय के लिए याद रहेगा और हो सकता है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम का हिस्सा बने, क्योंकि हम आपसे वही प्रश्न पूछते हैं और वही प्रश्न डिस्कस भी करते हैं जिनकी संभावना आपके एग्जाम में आने की होती है। फिर हम मिलेंगे आपके साथ अगले डेली डोज में, तब तक के लिए जय हिंद।